हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी छोटी सी फैमिली में जिसका नाम है कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको एसओएल के एजुकेशन सेमेस्टर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन का आंसर डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे जाकर देख लें। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं क्वेश्चन दूसरे के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझना। इसके फर्स्ट पार्ट को मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही अलग अलग पार्टों में डिवाइड करूंगा, जिसका पहला पार्ट होगा भारतीय संविधान की उद्देशिका में घोषित समानता, स्वतंत्रता, न्याय, निरपेक्षता और व्यक्ति की गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार योगदान दे सकती है। और हमारा दूसरा पार्ट होगा क्या हमारा वर्तमान शैक्षिक ढांचा इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम है, यदि हाँ तो स्पष्ट करें कैसे, और अगर नहीं तो बताइए उद्देश्यों को हासिल करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। तो चलिए इसे ही हम ध्यान से आगे पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को करेंगे, जो है औपचारिक शिक्षा भारतीय संविधान में उद्देशिक संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त कैसे कर सकती है। इसमें लिखा है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्पों में आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संशोधन उद्देशिका कुछ इस प्रकार है। इसे दोस्तों आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो नेहरू जी ने प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प दिए थे उसे ही संविधान में उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। अब हम आते हैं प्रस्ताव की मुख्य बातों पर। इसमें जो दोस्तों पहला है, इसमें संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। और दूसरा है प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के ही लोग हैं। सिर्फ ये जो संविधान लागू होगा ये भारत के लोगों पे ही लागू होगा। इसमें तीसरा है संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। इसका मतलब है दोस्तों जो इस प्रस्तावना में दिया गया है उसे हटा तो नहीं सकती, पर उसके साथ कुछ और जोड़ सकती है। अब हम आते हैं दोस्तों प्रस्ताव के घटक पर। जिसमें जो पहला घटक है उसमें ये बताया गया है कि जो ये संविधान है, संविधान सिर्फ भारत के लोगों के साथ ही निहित है, मतलब भारत के लोगों पे ही ये खाली लागू होगा। दूसरा है यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र राष्ट्र है। और तीसरा है यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। अब हमने जो भी प्रस्ताव के घटकों में पॉइंट पढ़े थे उसे हम एक एक कर अब नीचे समझेंगे। इसका पहला पॉइंट है संप्रभुता। प्रस्ताव यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभुता देश है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ समाज की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने लोकतंत्र समाजवाद को अपनाया है। लोकतंत्र समाजवादी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। इनका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समानता, सुरक्षा और समर्थ पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 25 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब यह है कि भारत में कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति रह सकता है। यहाँ पे उसे सारी आज़ादी मिलेगी जो एक आम नागरिक को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है संविधान
की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। नेक्स्ट पॉइंट है गणराज्य। इसमें जो संप्रभुता होती है एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। मतलब जो भी शक्तियाँ होती हैं वो एक राजा के बजाय आम नागरिकों के हाथ में होती है, जो एक वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाते हैं और संसद में उन्हें भेजते हैं, जो कि उनके लिए न्याय की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में स्पष्ट किया गया है। जो पहला रूप है सामाजिक न्याय। संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय। संविधान द्वारा समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिसे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित ना हो। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। संविधान में नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक और समान मूल्य प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव में गतिविधियों, वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र करना है। यानी दोस्तों इसका स्वतंत्रता का मतलब साफ साफ ये है कि प्रस्ताव में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति किसी मजबूरी के चक्कर में, किसी तानाशाही, गुलामी या नौकरी चाकरी के अभाव में किसी भी तानाशाही के पास बिना फालतू में काम ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों समानता। समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थित और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट पार्ट पे अब हम आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है औपचारिक शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हमें विद्यालय और महाविद्यालय यानी स्कूल और कॉलेजेस में प्रदान की जाती हैं। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में इस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। जिसमें पहले बदलाव की आवश्यकता है, इसमें है सबसे कठिन चुनौती अपर्याप्त और खराब बुनियादी संरचना है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। दूसरा है संसाधनों के अधिक निवेश की ज़रूरत है। और तीसरा है औपचारिक शिक्षा केवल पैसे कमाने का साधन बन गई है, इसे बदलने की ज़रूरत है। और दोस्तों आप बाकी का ये पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतना ख़ास चीज़ है नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन दूसरे के सेकंड पार्ट पर, जो है सामाजिकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। सामाजिकरण की एजेंसी के रूप में विद्यालय व्यवस्था की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। इसे भी हम अलग अलग पार्ट में ही करेंगे। ये होगा हमारा पहला पार्ट, सामाजिकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। और ये होगा हमारा दूसरा पार्ट, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। सामाजिकरण की एजेंसी के रूप में विद्यालय व्यवस्था की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो चलिए फिर इसे भी करते हैं। दोस्तों सामाजिकरण से अभिप्राय, जब शिशु जन्म लेता है तभी सही वह समाज से कुछ ना कुछ सीखता है, जैसे कि अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना सीखता है, रहन सहन सीखता है, उसे ही सामाजिकरण कहते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक शिशु जन्म के समय एक संगठित शारीरिक ढांचा मात्र होता है। वह ना तो अपने बारे में जानता है ना ही समाज के बारे में। उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए
यह उसे घर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, परिचितों के आचरण और उनके बताने से सीखने को मिलता है। सीखने की यह प्रक्रिया समाज विज्ञान में और मनोविज्ञान में समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। सामाजिक प्रक्रिया के 2 प्रकार होते हैं। जो समाजीकरण का पहला प्रकार होता है वो होता है दोस्तों समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया। इसमें बच्चा परिवार के लोगों से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह घर परिवार लोगों का सामाजिक व्यवहार देखते हुए उनके सुझावों से सीखता है। घर के सदस्य, माता पिता बच्चों को कुछ नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं को अपनाने की सुझाव देते हैं। इस प्रकार वह समाज का सदस्य बन जाता है। इसमें जो दोस्तों बच्चा सीखता है वह अपने घर समाज से ही सीखता है। और इसका दूसरा प्रकार है सामाजिक और गुण प्रक्रिया। ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इसमें मैं नीचे आपको एक एक करके समझाता हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रतियोगिता। बच्चा प्रतियोगिता से कैसे सीखता है। प्रतियोगिता का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना। प्रतियोगिता समाजीकरण को बढ़ावा देता है। इसमें ही बच्चा दोनों जनों से प्रतियोगिता करके अगर जीतता है तो वही समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग। सहयोग का अर्थ मिलकर काम करना है। छोटे आयु में ही बच्चे सहयोग करना सीख जाते हैं। पहले बालक अपने परिवार के लोगों का सहयोग करते हैं, फिर समाज का। इसका अगला पॉइंट है संघर्ष। 2 व्यक्तियों अथवा 2 समूहों के बीच किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश संघर्ष कहलाती है। व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसका तीसरा पॉइंट है तदामीकरण। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी और की तरह अपने आप को ढाल लें उसे ही तदामीकरण कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को ग्रहण करना या ढालने की प्रक्रिया को तदामीकरण कहते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर, जो है बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षा का योगदान, जिसमें पहला है व्यक्तित्व का विकास। जैसे ही बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है वैसे उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। वह अलग अलग लोगों से मिलता है, अपने अध्यापकों से मिलता है, टीचरों से मिलता है, जिस कारण उसका और भी ज़्यादा विकास होने लगता है। अध्यापकों तथा पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है, जिस कारण उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान। शिक्षा की मदद से बच्चा अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है और फिर वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने अधिकारों को समझता है, जिससे उसका समाजीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति का ज्ञान। जब वह स्कूल में दाखिला लेता है तभी उसे हमारी संस्कृति का भी पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहे थे। शिक्षा द्वारा ही बच्चे अपनी संस्कृति अर्थात अपनी रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं आदि के बारे में जानते हैं। अंततः संस्कृति भी बच्चों के समाजीकरण में बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियमों का पालन। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वह विद्यालय द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं। यही नहीं, इस कारण से वह अनुशासन में रहने लगते हैं, जिससे बच्चों का समाजीकरण होता है। यानी बच्चा स्कूल में अनुशासन के साथ रहता है तथा टाइमिंग पर स्कूल जाता है, जिस कारण वह नियमों का भी पालन करना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न लोगों से संपर्क। स्कूल में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी अनेक लोगों के संपर्क में आता है। इस प्रकार से अनेक लोगों से उसका सामाजिक संपर्क बन जाता है। स्कूल समाजीकरण का मुख्य माध्यम है। यानी बच्चा जब से स्कूल में प्रवेश लेता है उसके बहुत सारे मित्र बनने लगते हैं और वह अलग अलग लोगों के संपर्क में आता है। जैसे अपने अध्यापकों के संपर्क में आता है, जिनसे वह अच्छा सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन। समायोजन यानी एडजस्टमेंट। जैसे ही बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है वैसे ही वह एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। जैसे इसमें लिखा है शिक्षा द्वारा बच्चों में समायोजन की भावना विकसित होती है। शिक्षा काल में बालक एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने
विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अंततः इस कारण से बच्चा अपने समायोजन करना सीख जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। दोस्तों आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।